गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है जनसंख्या संगठन। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आयु संरचना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो आयु संरचना पर ही है। आयु संरचना पर प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है अब हमें ये देखना है कि हमने पिछले पार्ट में किया था आयु संरचना में हमने क्या किया था, तीन भागों में विभाजित किया था। तो पहला जो वर्ग था वो था 0 से 15 वर्ष, उसके बाद में 15 से 59 और उसके बाद में 60 वर्ष। तो इनका प्रवास पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है हमें। तो इसमें हम देखेंगे कि देखा जाए तो प्रवास या प्रवासी अपेक्षाकृत नौजवान होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पिछले हमने लेसन में देखा था प्रवास किसे कहते हैं, जो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं प्रवासी कहलाते हैं। तो ज़्यादातर जो स्थान छोड़ने वाले होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने वाले होते हैं, वो नौजवान होते हैं, क्योंकि वो रोज़गार की तलाश में जाते हैं, ठीक है। या फिर जो महिलाएं हैं वो शादी होने के बाद में एक अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ज़्यादातर कौन होते हैं, ये नौजवान होते हैं प्रवास करने वाले। तो आयु संरचना में कौन से कैटेगरी के आगे, वो आगे आपके 15 से 59 वर्ष के सबसे ज़्यादा प्रवासी होते हैं। तो प्रवास अपेक्षाकृत नौजवान होते हैं प्रवासी। उनकी प्राकृतिक वृद्धि दर अधिक होती है। ये प्राय 15 से 35 आयु वर्ग के लोग होते हैं। अब हमने ये देखा था कि जो आयु संरचना है, यानी हमने 3 कैटेगरियां बनाई थी, 15 से और 0 से 15, ठीक है, और 60 से प्लस। तो इसमें बच्चे आते हैं, इसमें नौजवान आते हैं और इसमें वृद्ध आते हैं। तो आयु संरचना का यानी ये जो संरचना है हमारी, इसका प्रवास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जो ज़्यादातर प्रवास करने वाले होते हैं कौन होते हैं, 15 से 59 वर्ष के लोग होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो दूसरे स्थान पर जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या घनत्व वो बढ़ जाता है, वहाँ की जो जनसंख्या वो प्लस हो जाती है और वहाँ पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर दबाव क्या हो गया, अधिक बढ़ गया। तो इसलिए अगर देखा जाए तो नौजवान ज़्यादातर प्रवास करते हैं और वो ज़्यादा उपभोग करते हैं और ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं। तो इसलिए सारा जो प्रवास पर प्रभाव डालते हैं। नंबर 2 पर देखा जाए, ये जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर वृद्धों ही जनसंख्या में अनुपात घट जाता है। जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर यह अनुपात बढ़ जाता है। यानी अब जो देखने वाली बात यह है
कि ये जो 15 से 59 वर्ष के लोग हैं वो प्रवास करते हैं, तो जिस स्थान के ऊपर जाते हैं वहाँ क्या हो गया, वहाँ पर वृद्ध है मान लीजिए 50 और युवा है 50। तो पहले आंकड़ा क्या था, दोनों 100 थे, 50-50 का था। जैसे ही मान लीजिए 50 से 59 यानी युवा यहाँ पर आगे 50 और, तो कितने हो गया, ये टोटल हो गए 100 और ये हो गए 50। तो ज़्यादातर जो प्रवास करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ पर युवा वर्ग की जो जनसंख्या है वो बढ़ा देते हैं, और जिस स्थान को छोड़कर आते हैं उस स्थान पर क्या होते हैं, वृद्धों की संख्या वो बढ़ जाती है, क्योंकि अनुपात है वो बढ़ जाएगा, संख्या है वो उतनी रहेगी, और जो इनका अनुपात है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो आयु संरचना है ये प्रवास को भी प्रभावित करती है। जिस स्थान पर जाएंगे वहाँ पर इनको जल, ठीक है, भूमि, ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, वन, ठीक है, इन सभी पर क्या होगा, इनका दबाव है वो बढ़ जाएगा, यानी अधिक दबाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रवासी होते हैं ये ज़्यादातर ही 15 से 60 वर्ष के मध्य के होते हैं, और जिस स्थान पर जाते हैं अधिक संसाधनों का उपभोग करते हैं और अधिक उत्पादन करने की लालसा में रहते हैं। तो इसलिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अब 2 नंबर पर देखा जाए तो हमारा रहेगा आयु संरचना, आयु संरचना पर जन्म दर के प्रभाव, जन्म दर के प्रभाव पर टिप्पणी, यानी आयु संरचना है वो जन्म दर को कैसे प्रभावित करेगी। पहले तो हमें ये देखना है कि जो जन्म दर है वो किससे संबंधित है, वो है 0 से 60 वर्ष के जो मध्य है इनके बीच में जन्म दर है वो सीधी डायरेक्ट हमें यहाँ से समझने को मिलेगी। क्योंकि जो बच्चों को जन्म देते हैं वो कौन होते हैं, 15 से 60 वर्ष के मध्य होते हैं, और युवा या इनको नौजवान बोला जाता है। तो युवा वर्ग है वो जन्म दर से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आयु संरचना पर, आयु संरचना यानी 15 से 60 वर्ष के जो है युवा वर्ग है वो जन्म दर को कैसे प्रभावित करेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि किसी देश के अंदर मान लीजिए युवा वर्ग अधिक है, ठीक है, एक देश ऐसा है वहाँ अधिक है, एक देश ऐसा है वहाँ कम है, वहाँ क्या है, वृद्ध ज़्यादा है। तो वृद्ध ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, जन्म दर को कम कर देंगे, क्योंकि वहाँ जन्म दर है वो कम रहेगी, क्योंकि वो कम बच्चों को जन्म देंगे। और युवा अधिक है, ये क्या करेंगे, ये अधिक बच्चों को जन्म देंगे, तो यहाँ पर जन्म दर है वो अधिक होगी, ठीक है, और यहाँ पर होगी कम होगी। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। इसमें क्या होता है, जिन देशों में जन्म दर अधिक होती है वहाँ पर युवा अधिक है, ठीक है। नंबर 2 देखें, जिन देशों में जन्म दर कम व जीवन प्रत्याशा लंबी होती है वहाँ बच्चों की संख्या कम व बूढ़ों की संख्या या वृद्धों की संख्या अधिक होती है। अब देखने वाली बात यह है कि जिन देशों में जन्म दर कम
यानी बच्चे कम जन्म लेते हैं, तो वहाँ क्या होंगे, वहाँ अधिक कौन होंगे, या तो वृद्ध होंगे या नौजवान होंगे। ठीक है, तब जन्म दर कम क्यों है, क्योंकि जो नौजवान है वो शिक्षित है, जिसके कारण वो कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार का एक जो आइडिया वो बना के चल रहे हैं। इसके बाद में देखा जाए जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लंबी उम्र। लंबी उम्र, जो विकसित देश है उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो लगभग 75 के 75 प्लस है। और भारत की देखी जाए तो हमारी जो है वो 65 वर्ष है। ठीक है, तो हमारे जो औसत पड़ती है वो 65 वर्ष की पड़ती है, इसे जीवन प्रत्याशा बोला जाएगा। जिन देशों में ये 75 प्लस है, 80 प्लस है, ऐसा आ रहा है, ये आंकड़ा आ रहा है, तो वहाँ क्या होगा, ये जो वृद्ध है, बूढ़े हैं, ये ज़्यादा होंगे। बूढ़े ज़्यादा होंगे तो वो क्या है, वहाँ जन्म दर कम होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो आंकड़ा है वो कम बच्चों को जन्म देंगे और वहाँ जन्म दर है वो कम पाई जाएगी। तो इस प्रकार देखा जाए, आगे 3 नंबर पर देखें तो युवा जनसंख्या, युवा जनसंख्या, युवा जनसंख्या वाले देशों में भविष्य में श्रम की अधिक संख्या उपलब्ध होती है। अब इसने ये कहा है कि युवा जनसंख्या वाले देशों में, यानी 15 से 59 यानी 60 वर्ष के मध्य जो भी है, युवा जनसंख्या वाले देशों में, जिन देशों में 15 से 60 वर्ष के मध्य जो युवक पाए जाते हैं अधिक जनसंख्या में, वहाँ काम करने वाले या जितने भी काम करने वाले हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, अधिक उनका प्रतिशत या आंकड़ा मिलता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वहाँ युवा सबसे प्रभावित करते हैं। और इसके बाद में नंबर 4 पर देखा जाए तो हम ले सकते हैं 0 से 14 वर्ष या 15 वर्ष ले सकते हो से वर्ष के बच्चे व 55 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की संख्या, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि जन सुविधाओं पर दबाव बढ़ाती है। अब क्या है, 0 से 14 वर्ष के बच्चे व 55 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की संख्या स्वास्थ्य आदि जन सुविधाओं पर दबाव बढ़ाती है। यानी ये क्या करते हैं, 0 से 15 वाले बच्चे और बूढ़े, ये जिस देश में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जिन देशों के अंदर, वहाँ क्या हॉस्पिटल की सुविधा है उस पर दबाव बढ़ा देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं वृद्ध या फिर बच्चे होते हैं। तो जिन देशों के अंदर इनकी संख्या अधिक पाई जाती है, दोनों वर्गों की, तो वहाँ क्या है, रोजगार के संसाधन, ठीक है, उसके जो परिवार के जो मुखिया उसको ज़्यादा कमाना पड़ेगा। और जिस देश में ये ज़्यादा जनसंख्या में निवास करते हैं वहाँ हॉस्पिटल की सुविधा है वो कम पड़ जाएगी, या अन्य प्रकार के जितने भी संसाधन हैं, क्योंकि ये बैठ के खाने वालों में आते हैं, तो ये फ्री कमाते नहीं हैं, ये बैठ के खाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर युवाओं को क्या है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार देखा जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा दबाव डालते हैं, ये ज़्यादा प्रभावित होता है इनसे। आगे 5 नंबर है, जिन देशों में बच्चों यानी 0 से 15
बच्चों की संख्या अधिक होती है वहाँ भविष्य में जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। भविष्य में जनसंख्या बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी ये जिन देशों के अंदर जनसंख्या में 0 से 15 वर्ष की आयु की अधिक पाई जाती है, मान लीजिए किसी देश, कोई देश है, उसमें 60% जो है वो 0 से 15 वर्ष के हैं और 20% 30% है वो मान के चलते हैं भी युवा है 15 से 59 वर्ष वाले, और पीछे बच गए 10% जो लोग निवास करते हैं वो है 60 से प्लस। तो अब देखा जाए तो ये अधिक है किसी देश के अंदर, तो यहाँ क्या होगा, जनसंख्या आगे भविष्य में क्या होगा, बढ़ेगी। ठीक है। अगर इसी का उल्टा कर दें हम, मान लीजिए 60% वृद्ध है, ठीक है, और यहाँ ये 30% युवा है, ठीक है, और अब यहाँ मान लीजिए 10% ये है, तो यहाँ क्या होगा, अब इस देश की जनसंख्या वो नॉर्मल या घट भी सकती है। तो ये सारे आंकड़े हैं वो आयु संरचना है वो जन्म दर को प्रभावित करती है। तो दोबारा थोड़ा सा समझते हैं इसको। आयु संरचना पर जन्म दर के प्रभाव देखना है हमें। क्या है जन्म दर, मतलब जो आने वाला जो भविष्य है उसमें जन्म दर हमारी क्या रहेगी, किसी क्षेत्र की, किसी देश की, किसी महाद्वीप की। तो सबसे पहले तो हमने आयु वर्ग को देखना है। अभी 3 आयु वर्ग है हमारे। जिन देशों में जन्म दर अधिक होती है वहाँ पर युवा अधिक है, यानी युवा क्या करते हैं, जन्म दर को बढ़ाते हैं, क्योंकि युवा लंबे समय तक बच्चों को जन्म देते रहते हैं। जिन देशों में जन्म दर कम व जीवन प्रत्याशा लंबी होती है वहाँ बच्चों की संख्या कम व बूढ़ों की संख्या अधिक होती है। यानी जन्म दर कम है तो वहाँ बच्चे कम होंगे उस देश के अंदर। और जीवन प्रत्याशा मतलब क्या है कि आयु, जिसमें अधिक आयु के लोग हैं, जहाँ पर 65 वर्ष 75 वर्ष औसत आयु पड़ रही है जिन देशों के अंदर, तो वहाँ क्या होगा, जो जनसंख्या है वो वहाँ पर बच्चों की संख्या कम व बूढ़ों की संख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी जो आयु है वो काफ़ी लंबे समय तक वो जीवित रहते हैं। 3 पर देखा जाए तो युवा जनसंख्या वाले देशों में भविष्य में श्रम की अधिक संख्या उपलब्ध होती है, यानी काम करने वाले हैं वो अधिक होते हैं। जिन देशों में युवा है वहाँ काम करने वाले नागरिक भी अधिक मिलेंगे। 0 से 14 वर्ष के बच्चे व 55 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की संख्या शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर जन सुविधाओं पर प्रभाव डालती है। यानी ये भी कमाते नहीं हैं और ये भी नहीं कमाते हैं 60 वर्ष से ऊपर वाले। ये किस पर निर्भर होते हैं, ये युवा पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए ये शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देंगे। अधिक बच्चे हैं तो वहाँ शिक्षा अच्छी सुविधा नहीं होगी, अच्छे टीचर्स की कमी होगी, या अच्छी जो जन सुविधाएं मिलनी चाहिए शिक्षा केंद्र के अंदर वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि अधिक जनसंख्या में है। अगर फिर दूसरी बात करें स्वास्थ्य की तरफ, तो ये दोनों वर्ग, इनमें अधिक बीमारियां आती है क्योंकि ये बच्चे होते हैं, ये बूढ़े होते हैं। तो इसके कारण यहाँ क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं भी डगमगा सकती है जिन देश के अंदर होते हैं। और 5 नंबर देखा जाए तो 5 नंबर हमारा है, जिन देशों में बच्चे 0 से 15 की संख्या अधिक होती है वहाँ भविष्य में जनसंख्या बढ़ने की संभावना होती है। तो जिन देशों में बच्चे अधिक है वर्तमान में, तो आगे भी उस देश में जनसंख्या वो प्लस होगी, घटेगी नहीं।